साहित्य निधि में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार नवनीत मिश्र की लिखी हुई कहानी इतना अंधेरा क्यों है। नवनीत मिश्र जी की एक कहानीकार के रूप में रचनात्मक यात्रा काफ़ी लंबी है। प्रस्तुत है उनकी कहानी इतना अंधेरा क्यों है। जब सिगरेट का महक अच्छा लगने लगा तब आप आना ही बंद कर दिए। एक दिन भाभी ने बहुत दिनों बाद मेरे घर पहुंचने पर हंसते हुए कहा। कहते हुए उन्होंने धोती का पल्ला मुंह पर ऐसे लगाया जैसे पहले लगा लेती तो इस बात को बाहर निकलने से रोक ले जाती। इधर जरा काम में फंसा रहा। हाँ, इनसे तो नीचे भेंट हो ही जाता है। उन्होंने 80 सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे ऊपर न आने की वजह बता दी, जो किसी हद तक सच भी थी। भैया भाभी और उनके 3 बच्चों का परिवार एक मकान की 4थी मंजिल पर रहता था। ये सच था कि भैया से अक्सर सड़क पर किसी चाय या पान की दुकान पर भेंट हो ही जाती थी। कभी इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचता और पता लगता कि वो नहीं है तो ज़रा देर सुस्ताने के लिए बैठ जाता। भाभी बिना दूध और बिना चीनी की मेरी मनपसंद की चाय बनाकर ले आती। घूंट मेरे गले के नीचे उतरता और उसका कसैलापन भाभी के चेहरे पर। कैसे पीते हैं आप इसे? वो मुझसे पूछती। अच्छी लगती है। हमारी चाय में तो जब तक 4 चम्मच चीनी न पड़े और चम्मच गिलास में खड़ा न हो जाए मज़ा ही नहीं आता, वो कहती। पीने लगो तो अच्छी लगने लगती है। अरे हम देहाती लोग इकुल का जाने। ये आप अपने आप को हमेशा देहाती देहाती क्यों कहती रहती हैं? तो क्या हुआ, जो देहात में रहे वो देहाती और जो गांव में रहे वो गंवार। अब अगर देहाती के संग भुच्च लगाया जाए और गंवार के संग जाहिल कही दें तब जरूर गाली हो जाता है कि नहीं। भाभी ने अपने देहाती होने के पक्ष में जो तर्क रखा उससे मैं निरुत्तर हो गया। पहले इतनी बातें करना तो दूर वो मेरे सामने भी नहीं आती थी। भैया नहीं होते थे तो किसी बच्चे से कहला देती और कोई नहीं होता तो दरवाजे की झिरी बनाती और उसके पीछे अपने को छिपाते हुए बस इतना कहती, है नहीं। भैया ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं, लेकिन उनका घर सभी के लिए खुला रहता। गांव के लोगों के लिए उनका शहर में होना एक बड़ा सहारा है। कोई बीमार है उसका इलाज होना है, लेकिन पैसा नहीं तो कोई बात नहीं। भैया इतने रसूख वाले हैं कि अस्पताल में इलाज से लेकर दवा तक के लिए पैसे का कहीं ना कहीं से जुगाड़ करने का दम रखते हैं। किसी के मुकदमे की पेशी है और तारीख पड़ गई है, और अगर लंबी तारीख नहीं है तो भैया खुद ही रोक लेंगे कि अगली तारीख के दिन पेशी निपटा कर ही वापस जाइए ना। गांव के किसी लड़के का इंटरव्यू है तो भैया के घर में उसे टिकना तो है ही। भैया सारा दिन भाग दौड़ करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किसके कहने से काम बन सकता है। गरज कि भैया के 2 कमरे वाले घर के एक कमरे में किसी न किसी का बिस्तर लगा ही रहता और सिरहाने अटैची टिकी ही रहती। भैया घर में कभी ही कभी मिलते। 10 बजते बजते वो किसी न किसी काम से घर से बाहर निकल जाते। कोई काम ना भी होता तो भी वो घर के बाहर ही रहते। दिन में खाना खाने आते और उसके बाद शाम तक लंबी तान कर सोते। शाम होती और भैया फिर घर से बाहर। उनसे जाने कितने मिलने वाले लोग थे। लोगों से घिरे किसी चौराहे पर या सड़क के किनारे किसी चाय की दुकान पर खड़े भैया घंटों लोगों से बातें करते रहते। मैं भी उन तमाम लोगों की तरह ऐसे ही एक चौराहे पर उनसे पहली बार मिला था। फिर धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती गई और मैं उनके घर का सदस्य जैसा हो गया। भैया लोगों को बताते कि मार्क्स ने बहुत पहले कह दिया था कि पूंजी जब संसार पर छा जाएगी तो मनुष्य के श्रम का कोई मोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि पूंजी आदमी की मेहनत भी अपने लगाए दामों पर खरीदने की ताकत रखने लगेगी। भैया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता जब वो बताते कि जिस देश में किसान अपनी उपज का वाजिब दाम न मिलने और कर्ज न चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर रहा हो, उसी देश में एक उद्योगपति अपनी प्यारी पत्नी को अय्याशी करने के लिए 400 करोड़ रुपए का नाव उपहार में देता है। उनकी मुट्ठियां भिज जाती जब वो लोगों से कहते कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी गैर बराबरी वाला देश है। उनकी आवाज़ में छटपटाहट सुनाई देने लगती और आँखों से चिंगारियाँ से निकलती दिखाई देने लगती जब वो कहते कि भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी के बीच का अंतर 90 लाख गुना हो गया है। इस बदकही में लगभग रोज़ ही रात के 1 या 2 बज जाते।
एक सिलसिला था जो टूटने का नाम ही नहीं लेता था। शाम से रात तक चलने वाली सड़क गोष्ठी में वे लोग शामिल रहते जो 9-10 बजे तक घर से बाहर रह सकते थे। फिर उसके बाद अखबारों से छुट्टी पाकर रात की पाली से घर लौटने वाले आ जुटते। उनके लिए भैया की बातें उनके काम से थक गए दिमाग को आराम देने का साधन जैसी होती। थोड़ी देर चाय की चुस्कियाँ, सिगरेट का धुआं, देश में चल रहे पैसे के बेशर्म खेल पर चिंतित और गुस्से से भरी बातचीत, और फिर अगली शाम तक के लिए विदा। भैया के पास अब कोई नौकरी नहीं थी। जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसका मालिक एक बड़ा, बल्कि बहुत बड़ा पूंजीपति था। इतना बड़ा कि अगर कोई उससे अचानक पूछ बैठता कि साल में उसका कितने हजार करोड़ का टर्नओवर है, तो उसे इस सूचना को पाने के लिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम से बात करनी पड़ती। मार्क्स भैया के कान फूंकते रहते कि तुम श्रम करके उसे पाल रहे हो और वो तुम्हें नहीं पाल पा रहा है। एंगल्स के टहोके उन्हें अपनी पीठ पर महसूस होते रहते कि उसकी पूंजी की कारा को तोड़कर तुम खुद भी आज़ाद हो जाओ और अपने साथियों को भी अमानवीय शोषण से मुक्ति दिलाओ। अक्सर ज़ेनी भैया को सोते जागते इस बात का उल्हाना देती रहती कि वो भी उन सुविधाभोगी, अवसरवादी और संघर्ष से दूर भागने वाले पाखंडी लोगों में से एक हैं जो अपने आप को कहते तो मार्क्सवादी हैं, लेकिन उन सारे दुर्गुणों से गंधाते रहते हैं जिनका उनके पति मार्क्स सदा विरोध करते रहे। भैया बहुत दिनों तक विचारकों का कहना नहीं टाल पाए। उन्होंने अपने घर पर कामरेड जुटाए और अंतिम निर्णायक युद्ध का ऐलान कर दिया। और एक दिन सवेरे की पाली में आने वाले कर्मचारियों ने संस्थान की दीवार पर लाल रंग में लिखा हुआ पढ़ा कि हम अपना खून मिला दें अगर पसीने में, धुएं के साथ मिलों की ये चिमनियाँ उड़ जाएं, और चौड़े कंधे सीना तान आ जाओ मजदूर किसान। कहीं कुछ पक रहा है, इसकी गंध तो मालिकान की नाक तक पहुंच रही थी, लेकिन इन इबारत ने उनके कान खड़े कर दिए। संस्थान के गेट पर दोपहर के खाने के समय जिंदाबाद मुर्दाबाद तक तो ठीक था, लेकिन मालिकान जानते थे कि बीमारी और चिंगारी को शुरू में ही दबाया ना जाए तो दोनों को ही विकराल रूप धारण करते जरा भी वक्त नहीं लगता। इबारात की नीचे तक बह आई लाल स्याही देखकर उन्हें लगा कि वो दिन दूर नहीं जब ये हड़ताली इन लहूलुहान इबारात से बाहर निकलकर सब कुछ लाल लाल कर डालेंगे। हड़ताल की रूपरेखा तैयार करने के लिए भैया के घर पर हुई मीटिंग में शामिल हुए सभी लोग मालिक के कमरे में अकेले अकेले तलब कर लिए गए। सुराग रस्सी करने वालों ने उस आदमी को सबसे पहले भीतर भेजना तजवीज़ किया जो नौकरी गंवाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पहला आदमी बहुत जल्दी टूट गया और उसने माफ़ीनामा लिखने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। बस उस एक आदमी के माफ़ीनामे को दिखा दिखाकर बाकी लोगों को तोड़ने का सारा काम 1-1.5 घंटे में पूरा कर लिया गया। माफ़ीनामे लिखवाने के बाद मालिक के आदमी उन आदमियों को पीछे के दरवाजे से संस्थान से बाहर निकालकर फाटक पर ताला डाल देते। भैया को पूरा विश्वास था कि मालिक के कमरे में गए एक एक आदमी ने अपने हक के लिए अपनी जोरदार आवाज़ दर्ज कराई होगी, जिसकी अनुगूंज मालिकान को बहरा बनाए डाल रही होगी। इसलिए जब उनको भीतर भेजा गया तो वो हाथी किसी चाल से चलते हुए कमरे में दाखिल हुए। फैक्ट्री के PR सेक्शन का हेड भैया के आने से पहले ही उठकर चला गया। उनके PA ने बगैर कोई बात किए भैया को नौकरी से निकाले जाने का पत्र थमा दिया और कमरे से निकल गया। पत्र में आरोप था कि भैया ने लोगों को बरगला कर फैक्ट्री में अशांति पैदा करने की कोशिश की और सभी ने इस बात को लिखित में स्वीकार किया है। सारे कॉमरेड अगले दिन से फिर रोज की तरह काम पर आने लगे, लेकिन भैया के लिए संस्थान के दरबानों को आदेश दे दिया गया कि उन्हें संस्थान के परिसर में घुसने ना दिया जाए। ऐसे लोगों पर घात लगाकर बैठे रहने वाले एक वकील की भैया से मुलाकात रेल में एक सफ़र के दौरान हो गई। सामान्य परिचय के बाद भैया उसके सामने खुलते गए। वकील ने बड़े कारोबारी ढंग से भैया को बताया कि किस तरह सब तरफ से हार चुकने के बाद सुनील दत्त ने उनसे फ़ोन पर संपर्क किया, कैसे संजय दत्त के टाडा वाले मामले की फाइल उनके पास हवाई जहाज़ से पहुंचाई गई और कैसे उन्होंने अपनी दलीलों से संजय दत्त को जमानत देने पर कोर्ट को मजबूर कर दिया। उसने तर्जनी और अंगूठे को एक साथ मिलाकर अपने हाथ की पहुंच तक चलाकर बताया कि कैसे वो संजू बाबा को जेल से यूं निकाल लाया जैसे पहनी हुई कमीज के कॉलर को चुटकी से पकड़कर वो संजय दत्त को जेल से बाहर ले आया हो।
सहज विश्वासी भैया को लगा कि इतने विद्वान, तेज और सूझबूझ वाले वकील का यूं अचानक मिलना महज एक संयोग नहीं हो सकता। ईश्वर पर उनका कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उनको लगा कि अवश्य ही प्रकृति ने उन्हें न्याय दिलाने और संघर्ष को जारी रखने के लिए वकील के रूप में एक माध्यम उनके पास भेजा है। वकील ने सारा मामला सुनने के बाद, ये तो हद से हद 6 महीने या बहुत हुआ तो 1 साल में निपट जाने वाला मामला है, कि जहरीले दांत भैया की गर्दन पर गड़ा दिए। उसने इतने पर ही बस नहीं की। वकील ने उन्हें बताया कि केस जीतकर वो नौकरी पर तो बहाल होंगे ही, उसके बाद भैया को जो मानसिक संताप पहुंचाया गया है उसकी भरपाई के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना भी ठोका जाएगा। तब देखिएगा कि बाप बाप करता हुआ आपकी फैक्ट्री का मालिक कैसे आपके पीछे भागेगा। संस्थान पर जहां 25 मुकदमे चल रहे थे, ये 26वां मामला भी संस्थान का लीगल डिपार्टमेंट देखने लगा। जिस दिन भैया ने वकालतनामे पर दस्तखत किए, वकील ने 6 महीने या हद से हद साल भर के अपने गड़े हुए जहरीले दांत बाहर खींच लिए। शेर ने हिरन मार लिया था, अब उसे कोई जल्दी नहीं थी, उसे आराम से खाना था। वकील का खर्चा पर्चा अदा करने से पहले भाभी के गहने गिरवी रखे गए, बिटिया का सितार बिका, घर की कुछ और बेची जा सकने वाली चीज़ें बिकीं, लड़कों की पढ़ाई छूटी और अब 7 बरस होने को आए संस्थान के मालिक ने अभी तक बाप बाप कहते हुए भैया के पीछे भागना शुरू नहीं किया था। दरअसल भाभी से इतना मिलना और इतनी बातें करना उस वकील के ब्याज से ही संभव हुआ। भैया चूंकि किसी और शहर में नौकरी करते थे, इसलिए मुकदमा भी उसी शहर में दायर हुआ था। भैया किसी काम की तलाश में इस शहर आ गए थे, अपने पूरे परिवार को लेकर। वकील साहब ने भैया को कह रखा था कि वो किसी नई नौकरी की तलाश में इसी शहर में इत्मीनान के साथ रहें और मुकदमा वो भैया के नौकरी वाले शहर में न रहने पर भी देखते रहेंगे। कभी कभी वकील साहब इस शहर में अपने किसी मुकदमे की तारीख में आते तो भैया के घर पर ही टिकने लगे। तभी वो भैया के मुकदमे की प्रगति बताते कि अब संस्थान का मालिक कोई जवाब न सूझने पर भागने लगा है। एक पेशी में कोर्ट ने उसको बड़ी झाड़ पिलाई। पिछली पेशी में तो कोर्ट बहुत नाराज़ हो गई थी और संस्थान का वकील सिर झुकाए डांट सुनता रहा। मैं और भैया सुनते और खुश हो जाते कि इतने बड़े संस्थान के मालिक को हमारा वकील कैसे उसकी हैसियत बता रहा है। संस्थान के मालिक की कोर्ट में हो रही दुर्गति का हाल बताते हुए वकील का गला हर्षातिरेक में भर आने लगता। वो हाल बयान करने में जब अपनी दी गई दलीलों का जिक्र करता तो बात पूरी होने से पहले ही दोहरी हंसी हंसने लगता। यानी वो सांस बाहर छोड़ते हुए भी हंसता और सांस भीतर खींचने में भी ऐसी आवाज़ निकालता जैसे हंस रहा हो। वो अपनी दी गई दलीलों को अंग्रेजी में बताने की कोशिश करता और बोलने के लिए उसे शब्द जल्दी खोजे नहीं मिलते। वो शब्द खोजने में लगने वाले समय को या तो अम की आवाज़ों से भरता या अपनी बेहुदा हंसी से। मैं और भैया वकील की इस असमर्थता को ये मानकर नज़रअंदाज कर देते कि वकील साहब हम लोगों के सामने भले ही ठीक उन्हीं शब्दों में बात को दोहरा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में ज़रूर उन्होंने धुआंधार जिरह की होगी। वकील हमसे कहता कि देश के संविधान ने हमको बहुत अधिकार दे रखे हैं, लेकिन हम ठगे जाते हैं उनकी जानकारी ना होने के कारण। एक दिन उसने मुझसे कहा कि संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अगर एक धारावाहिक बनाया जाए तो समाज का बड़ा कल्याण हो सकता है। इसके बाद मुझे भी भैया की तरह वकील के आने की प्रतीक्षा रहने लगी। जिस दिन उसको आना होता मैं भैया के घर पहुंच जाता। एक बार वकील के कई मुकदमों की तारीखें आगे पीछे पड़ीं। वकील हमेशा की तरह भैया के घर पर ही रुका। रात देर तक वो अपने अगले दिन के मुकदमे की तैयारी करता रहा और बीच बीच में हमसे बातें भी करता रहा। उस बार भैया के मुकदमे के बारे में कम, धारावाहिक के बारे में ज़्यादा बातें हुई। उसने धारावाहिक का शीर्षक सुझाया, मैं संविधान हूँ। सुनते ही हम उछल पड़े। लगा जैसे मुगले आज़म की शुरुआत हुई हो और जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान की दानेदार आवाज़ में सुनाई दिया हो, मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। उसने धारावाहिक का प्रारूप समझाते हुए बताया कि जैसे किसी जिलाधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी नागरिक को शस्त्र लाइसेंस देने से मना करे। अगर वो मना करता है तो उसे इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। उसने बताया कि किसी भी व्यक्ति को हवालात में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना अनिवार्य है।
ऐसा ना होने पर कोई भी नागरिक सरकार को मुसीबत में डाल सकता है और सरकार बाप बाप चिल्लाती घूमेगी। वकील किसी भी बात पर किसी को भी बाप बाप कहकर चिल्लाने पर मजबूर कर सकता था। वकील के पास बहुत सारी आकाश चूमती योजनाएं थीं। उसने कहा कि धारावाहिक के हर एपिसोड के बाद नानी पालकीवाला, कपिल सिब्बल या ऐसे किसी बड़े कानूनविद को लाया जाएगा जो उस एपिसोड में दिखाए गए मामले के बारे में अपनी राय देगा। लगा जैसे हमारा धारावाहिक हम लोग से भी ज़्यादा हिट होगा, जिसमें हर एपिसोड के बाद अशोक कुमार आया करते थे। देखिएगा, जिस समय ये धारावाहिक प्रसारित होगा शहरों में सन्नाटा छा जाएगा। रामायण और महाभारत के समय में क्या सन्नाटा रहा होगा जो इस धारावाहिक के समय होगा। वो पूरे विश्वास से कहता कि आप लोग देखेंगे कि उस समय ऐसा लगेगा जैसे शहर में कर्फ्यू लगा है। देखिए ना, बात शुरू हुई थी भाभी से, लेकिन भैया और वकील में उलझकर कहाँ से कहाँ आ पहुंची। वैसे भाभी की कुंडली का भाग्य फल बाँचने के लिए भैया और वकील नाम के ग्रहों की अनदेखी की भी नहीं जा सकती थी। इतने दिनों तक घर आते जाते इतना तो मैं देख ही चुका था कि भैया को घर परिवार से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं रहता था। दुनिया जहान की हलचलों पर पैनी निगाह रखने वाले और उसकी घंटों मीमांसा करने वाले भैया को अपने घर के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती थी। आर्थिक विपन्नता की भरपाई करने के लिए आदमी कुछ ना कुछ तो करता है, लेकिन भैया वैसा कुछ करते होंगे इसमें मुझे शक था। आघात सहते सहते गृहस्थी की कथरी मसक गई थी। भाभी एक तरफ से पैबंद लगाती कि तभी दूसरी तरफ से मुंह खोल देती। गांव से गेहूं, दाल और चावल का सहारा था, इसलिए पांचों पेटों की आंतें सूखने से बची हुई थीं। मेरे जैसा बगैर दूध और चीनी वाला तो चल जाता था, लेकिन और किसी के आ जाने पर क्या करें, दूध फट गया है या आज ग्वाला ही नहीं आया, जैसे बहाने इज्जत ढांपने के लिए बित्ता भर कपड़े का काम दे जाते। लेकिन भाभी को मैंने कभी शिकायत करते नहीं सुना। ये तो भैया ही थे जो कभी कभी घर की बदहाली की बात बता बैठते थे। उदासी, बोदेपन और काहेली ने घर को अपना स्थायी ठिकाना बना रखा था। तीनों बच्चे समय असमय या तो सोते रहते, जरा जरा सी चीज़ों के लिए आपस में झगड़ते रहते, या दोनों कमरों में इधर से उधर निरुद्देश्य डोलते रहते। एक नया संकट सामने आने को था। भैया और उनका परिवार जिस मकान में रह रहा था उसे जल्दी ही खाली करना पड़ सकता था, क्योंकि मकान का मालिक जो भैया को अपना मकान रहने के लिए दे गया था विदेश से लौटने वाला था। अब क्या करेंगी? मैंने भाभी से पूछा। वो जैसा ठीक समझेंगे खुदे करेंगे। भाभी ने जिस इत्मीनान से कहा उस पर मैं चकित हुआ। कम से कम 2 कमरे तो चाहिए ही, मैंने कहा। ओमे से तो एक तो सिर्फ किताबिन के लिए ही चाहिए, देखिए ना आके, भाभी ने कुछ हंसते हुए कहा। आई देवर जी, कहते हुए वो उठी और मैं उनके पीछे पीछे चला। भाभी ने मुझे जिस कमरे में ले जाकर खड़ा किया वहाँ सिर्फ किताबें ही किताबें थीं। दीवारों पर बनी अलमारियों में किताबें एक दूसरे पर लदी पड़ी थीं। बांस और लोहे के बहुत सारे रैक थे जिन पर किताबें थीं। इसके बाद जगह न होने के कारण जमीन पर किताबों के ढेर लगे हुए थे जिनकी पुश्तें दिखाई दे रही थीं। कमरे में एक कोने में एक गद्दा पड़ा था, उस पर भी किताबें रखी हुई थीं। भैया उस गद्दे पर बैठकर पढ़ते थे। अगर सिर्फ हमन को रहना होता तो एक ठो कमरा ही काफ़ी होता, लेकिन इन किताबन को हम कहाँ छोड़ी, भाभी ने कहा, और उनकी आवाज़ से लगा जैसे उन्होंने एक साथ सारी किताबों को दुलार कर लिया हो। मैंने इतनी सारी किताबें एक साथ नहीं देखी थी, मैंने अभिभूत से स्वर में कहा। इन किताबन के देख के मन होता है कि हमहू पढ़ें। 35 साल तो हो ही गए होंगे इन किताबन की बढ़ती हुई गनती को गनते हुए। घर के कामकाज से छुटकारा पाकर यहीं आकर बैठती हूँ। किताबों के छपे हुए अक्षर पर उंगलियां फिराती हूँ, पर बूझ नहीं पाती कि इन अक्षरन का मतलब ही क्या है। बप्पा हमको पढ़ाए होते तो। भाभी ने उदासी के साथ किताबों को देखा। आपने भैया से नहीं कहा कि आप पढ़ना चाहती हैं? एक बेर कहे थे, फिर वो बोले ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, भाभी ने कहा, और उदासी की एक कलौच उनके चेहरे पर उतरी जो जरा ही देर में चिढ़ बनकर चिंचिना उठी। ऊ दिना तो हमहू तनके खड़ी हो गईली। हम कहली कि पढ़ब हमरे बसमा नाई बा, मगर तुमरे बसमा का रहल। अपनी जिद के आगे सगरे घर परिवार कर लीलामी पर चढ़ा दियो। हम कहले रहली कि नौकरी में ना ही होत है। ऊ कहा जाला ना, औरत के नाक ना हो तो गू खा ले। तब भैया हम औरत जात हमरी बात को सुनत।
ऊ कहा जाला ना कि विप्र टहलुआ चेरी धन। भाभी ने माथे पर तर्जनी ठोकते हुए अपनी याददाश्त को जगाने की कोशिश की। हाँ बताओ देवर जी, ई के आगे का है? विप्र टहलुआ चेरी धन? नहीं, मुझे याद नहीं। मुझे घाक की ये कहावत याद नहीं थी। हाँ हाँ, याद आवा। विप्र टहलुआ चेरी धन और बिटियन की बाढ़, येहू पर धन ना घटे तो करो बड़ेन से रारी। अचानक उनको पूरी कहावत याद हो आई। हम कहले रहली कि मुकदमेबाजी के चक्कर में ना पड़ो, मगर आए दिन यहाँ परे रहते हूँ वकील साहब, वही समझाए दीन और ये फांदे पड़े, अब जाए दे। उन्होंने जैसे अप्रिय प्रसंग से अपना पीछा छुड़ाते हुए कहा। अरे तो आपके 3 बच्चे हैं, उनसे कहिए आपको पढ़कर सुनाया करें। माहौल में उतर आई कड़वाहट को दूर करने के लिए मैंने उनको फिर किताबों की तरफ लौटाने की कोशिश की। नहीं बाबू, अपने पढ़ ले और कोई और के सुन ले में उतने फर्क बा जितना अपनी दहिया फोड़ के बच्चा जने माँ और पेट कटवा के बच्चा पावे माँ है, भाभी ने कहा और मुंह में पल्ला ठूंस कर हंस पड़ी। तो फिर अब तो बस एक्के इच्छा बा देवर जी कि जल्दी से मुँह आ जाए। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? सोचत है कि जल्दी से मरी, जल्दी से फिर पैदा हो जाएं, जल्दी से बड़ी हो जाएं और जल्दी जल्दी कितना सारी किताब पढ़ लें। भाभी को इतनी जल्दी थी कि 4 वाक्य बोलने में उनकी सांस फूल गई। उस दिन गया तो घर में अंधेरा था। बिल जमा होने की वजह से बिजली कट गई थी। बाहर के कमरे में लकड़ी की मेज पर एक पोर जितनी बड़ी मोमबत्ती जल रही थी। पहले जल चुकी मोमबत्ती के पिघले हुए मोम ने अपने नरम आधार पर बची हुई मोमबत्ती को टिका रखा था। मोमबत्ती की लौ कांपती तो दीवार पर पड़ रही भाभी की परछाई भी हिल उठती। भैया नहीं है? मैंने पूछा। घड़ी देखी, ये उनके घर में रहे का समय है? ये इतना बाहर क्यों रहते हैं? अपनी आवाज़ में झंझनाहट मुझे भी महसूस हुई। अब क्या बताइए? भाभी ने कुछ कहते कहते अपने को रोक लिया। एक साथ रहने पर परेशानियों की चिंता और दुख बढ़ जाता है। संकट मुझ पर नहीं था, इसलिए मैं आसानी से नीति वचन बोल सकता था। ये जो हमेशा घर के बाहर भटकते रहते हैं, इनका ये आदत इनके पिताजी डाले रहे, भाभी ने कहा और धोती का पल्ला मुंह से लगा लिया। मैंने उनकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। पता नहीं मोमबत्ती की मरी मरी सी रोशनी में उन्होंने मेरी आंखें देखी या नहीं। उनसे कब्बो कहिएगा मत कि हम आपसे कुछ कहे हैं। भाभी ने पल्ला मुंह से हटाया। शायद वो कम रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए उस दिन कुछ कह ही डालना चाहने लगी थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे मौन को भाभी ने मेरा दिया हुआ वचन मान लिया। हमारी शादी बहुत छुटपने में हो गया था। इंटर जाने हाई स्कूल का कहा जाला माँ पढ़त रहे। हमरे मायके में बहुत पैसा था। कोठार का कोठार अन्न से भरा रहता। न जाने तो कितनी गायें और भैंसें थीं, कितने जोड़ी बैल, जिनमें से 2 जोड़ी तो हमेशा मांगे गए रहते। घर की रखवाली के लिए गुलदार के बराबर 4-4 ठो कुत्ता, जिनका एक टाइम का खाना ही 30 खस्सी से कम नहीं होता था। मायके में 3 इनार थे। इनार बूझते हैं? कुआं। एक घर के भीतर और 2 बरोठे के बाहर। कितना जन तो लगा रहता था दिन भर पानी उलीचने में। जब इनकी बारात आई तो बरातियों को मीठा पानी पिलाने के लिए बप्पा बहरा वाले कुएं में 50 बोरी चीनी डलवा दिए थे। अपनी वर्तमान हालत के घावों को चाट चाट कर भाभी जितना ही आराम पाने की कोशिश कर रही थीं, मुझे उनकी आवाज़ से लग रहा था कि उनके घावों से ताज़ा खून रिसने लगा था। अब जो ब्याह के आए तो पाया कि घर में बड़का और छुटका बेटा का राज चलता था। बड़का बेटा बाप का और छुटका माँ का। मंझले का कोई पूछनहार नहीं। खाना परोसते समय बड़की और छुटकी मुझ पर आंख रखें कि कहीं मैं इनकी दाल में ज़्यादा घी तो नहीं डाल रही हूँ। ओह भैया, पैसे की कमी को दरिद्रता नहीं कहते, मन की दरिद्रता कैसन होत है, ये हम अपनी ससुराल में देख रहे थे। जिठानी और देवरानी हमरी ओर देख देख के मुस्कुराती और आपस में इशारेबाजी करती, और कभी हमरी नज़र उन्हें ऐसा करते पकड़ लेती तो उसी कुटिल मुस्कान को वो तुरंत प्यार भरी मुस्कान में बदल देती। भाभी के पास शिकायतों से भरा एक पिटारा था, जिसमें से वो चुन चुन कर शिकायतें मेरे सामने रख रही थी। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि वो दोनों आपके साथ ऐसा क्यों करती थीं? क्या जाने, एक कारण तो ये हो सकता है कि वो दोनों हमसे जलती थीं। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप बहुत दान दहेज लेकर आई होंगी। आपका मायका इतना पैसे वाला था। ना ही जी, दान दहेज तो वो भी खूब लाई थी। वो दोनों भी कोई कंगले घर की थोड़ी थी। फिर
अच्छा छोड़ी जाए दी। भाभी कुछ बताते बताते रुक गई। नहीं नहीं बताइए ना, क्या बात थी? अब्बे जो बता दें तो आप मन ही मन हंसेंगे। ऐसी क्या बात है भाभी? कारण ये था कि उन दोनों की तुलना में मैं देखने में थोड़ी ठीक ठाक थी, भाभी ने कहा और दोनों हथेलियों से अपना चेहरा ढक लिया। आप ठीक ठाक नहीं, बहुत सुंदर हैं भाभी, मैंने चेहरे को ढके उनकी गोरी हथेलियों की उभरी नसों को देखते हुए कहा। अच्छा बस अभी बारे में कोनो बात मत कीजिए, यही लिए हम ये बात बताना नहीं चाहते थे। भाभी बरस तो रही थीं, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने जल्दी से उनकी बात मान ली। तो जरा देर घर में रुकें तो इनके बाबू इनसे कहें, जाओ बाहर घूम के आओ। इनको घर में ठहरने ही ना दें। हमारे जेठ और देवर से खूब खूब बतियावें, लेकिन इनसे एक के बात कहें, जाओ बाहर घूम टहलाओ। बस वही घर से बाहर रहने का इनका आदत पड़ गया। लेकिन वो भैया को हमेशा घर से बाहर रहने के लिए क्यों कहते थे? कहाँ जाने, पता नहीं दोनों भाई बाबू को क्या समझाए कि वो इनको पसंद ही नहीं करते थे। भाभी के चेहरे पर तिक्तता का कसैला सा भाव उतर आया। आपने कभी भैया से कुछ कहा नहीं? इनके पास ये सब बात के लिए टाइम में कहाँ रहल। आदमी दबंग हो तो औरत का भी हौसला रहेला। सीधे और मुंह सिए रहने वाले आदमी की जनानी को घर की नौकरानी बनने में ज़रा देर नहीं लगता। हम भी कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं चाहते थे, लेकिन अन्याय तो न सहो। लेकिन ये तो हर समय किताबों में मुड़ी गड़ाए रहते। बाबू के बारे में तो ये वैसे भी कुछ नहीं सुनते थे, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार था। क्या इतने वर्षों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? अब जानो कि फ़र्क यही है कि आज भी बाबू बीमार पड़ते हैं तो यहीं इन्हीं के पास आ जाते हैं इलाज के लिए। कोई काम होता है तो इन्हीं को सनेसा भिजवा देते हैं। इनका तो काम है सबके काम आना। बाकी घर दुआर सब उन दोनों का, गहना गुड़िया का बाँट बखरा उन्हीं दोनों के बीच, खेती बाड़ी भी उन्हीं की। जब से सुना है कि नौकरी नहीं रही तब से दया करके अनाज दे देते हैं, यही क्या कम है। अरे चलिए, भैया आपको प्यार तो करते हैं, बच्चों का ध्यान तो रखते हैं। मैंने उनके टीसते घाव को ज़रा आराम देने के लिए फूंक सी मारी। घाव गहरा हो तो कभी कभी फूंक से फेंकी गई हवा भी चिलकन बढ़ा देती है। प्यार? भाभी के चेहरे पर व्यंग से भरी मुस्कान की छाया उतरी। मोमबत्ती का जलता धागा आंच से पिघलकर बह निकले मोम के समानांतर लेटकर जलने लगा था। अब मेज की लकड़ी के जलने की बारी आने वाली थी। भाभी ने अंगूठे से दबाकर जलते धागे को बुझा दिया। हाथ को हाथ दिखाई ना दे, कमरे में ऐसा घुप अंधेरा छा गया। प्यार? आदमी ढेर बुद्धिमान हो जाला तो ऊका प्यार वो किसान जैसन हो जाला जो जोते और बीज डाल देने भर को किसानी समझने लगता है। अंधेरे में कैसे देखता कि ये बात कहने के बाद भाभी ने मुंह पर धोती का पल्ला लगाया या नहीं। हाँ, कुर्सी खिसकाकर उनके उठने की आहट मैंने जरूर सुनी। अभी आप सुन रहे थे नवनीत मिश्र जी की लिखी हुई क्लासिक कहानी इतना अंधेरा क्यों है।